तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, काफ़ी बेहतरीन ये आज का जो वीडियो सीरीज है होने वाला है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाया जाए। क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि अलग अलग सेपरेट वीडियो ना देख के वो डायरेक्टली वन शॉट वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो आज आप लोगों के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वन शॉट वीडियो बनाया जा रहा है। और कुछ चीजें अगर इधर उधर हो जाए उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जो भी चीजें बताई जाएंगी टू द पॉइंट बताई जाएंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द चीजों को प्रोवाइड करके आपका जो सिलेबस है उसको कवर अप किया जाए। आज हम लोग बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि आईओटी जो सब्जेक्ट है उसका पेपर 21 अप्रैल को होने वाला है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि जल्द से जल्द इस वीडियो सीरीज को शूट किया जाए और जल्द से जल्द आप तक प्रोवाइड किया जाए। और उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि नोट्स वगैरह एक्सेस करें जिसमें उनको कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन मिले, तो वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से चीजों को। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 का सिलेबस आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। आप तो सॉरी फॉर इंटरप्ट फ्रेंड। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम चीजों को किस तरीके से क्या है। आपके सामने सिलेबस दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए कि यूनिट नंबर 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं और यूनिट नंबर 3 के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके सामने दिए हुए हैं। जल्दी जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा। यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको इतने टॉपिक है, यूनिट नंबर 5 के अंदर इतने टॉपिक है, यानी ऑलमोस्ट 5 यूनिट आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं। अब सारी चीजों को जल्दी जल्दी से हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एट द लास्ट पॉइंट मेरा मेन फंडामेंटल ये है कि जो स्टूडेंट चीजों को एक्सेस नहीं कर पाते किसी कारण बस, वो इन चीजों को एक्सेस कर ले, उनका फायदा उठा सके। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है, अंत भला तो सब भला, और कोशिश ये करना है कि आपका लास्ट सेमेस्टर बेहतरीन हो और आपका परसेंटेज बेहतरीन तरीके से बने। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 को। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के अंदर हम जानेंगे इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी, यानी इंट्रोडक्शन क्या है, यानी आईओटी है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि IoT that means Internet of Things refers to a network of physical objects, devices or systems that are embedded with sensors, software and other technologies enabling them to connect and exchange data over the internet। यानी जो IoT है वो रिफर्स करता है एक नेटवर्क को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में, डिवाइस के रूप में और सिस्टम के रूप में, जो एम्बेडेड करता है सेंसर्स के अकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग और अनदर टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग, जो इनेबल करता है जो भी आपके डेटा एक्सचेंज होते हैं इंटरनेट की मदद से उनके लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि these devices can range from every day household items like smart threshold refrigerators and light bulbs and to industrial machinery, vehicles and wearable device and more। यानी ये जो आपके रेंज होते हैं आपके डेली बेसिस के, डेली जो आपका हाउस होल्ड यूज हो गया आइटम उसमें इसका यूज होता है, जो इंडस्ट्रियल मशीनरी है उसमें इसका यूज होता है, व्हीकल्स के अंदर इसका यूज होता है, जो आपके वेरिएबल डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर इसका यूज होता है। दूसरा पॉइंट है प्राइमरी गोल। वो कह रहा है कि द प्राइमरी गोल ऑफ आईओटी इज टू कलेक्ट द डेटा एंड शेयर द डेटा इन रियल टाइम। यानी रियल टाइम में जो इसका प्राइमरी गोल होता है वो होता है डेटा को कलेक्ट करना और शेयर करना, जो क्या करता है, जो अलाउ करता है फॉर इम्प्रूव द ऑटोमेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस सिस्टम। जो क्या करता है, अलाउ करता है इंप्रूव करने के लिए ऑटोमेशन को, मॉनिटरिंग को और कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सिस्टम को। अगला पॉइंट कह रहा है कि बाय कनेक्टिंग डिवाइसेस टू द इंटरनेट आईओटी इनेबल्स देम टू वर्क टुगेदर ऑफन विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन एंड लीडिंग टू greater efficiency, convenience and innovation in the wide range of industries including the healthcare, agriculture, transportation, smart homes and manufacturing। यानी ये क्या करता है, जो कनेक्टिंग होते हैं डिवाइसेस इंटरनेट की मदद से, ये जो होता है आईओटी वो इनेबल करता है उनको कि ये एक दूसरे के साथ काम कर सकें एक मतलब मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन के, यानी उसमें ज्यादा ह्यूमन भाग ना ले, बिना ह्यूमन के भाग लिए बिना जो काम है वो चल सके। जैसे अलग अलग सेक्टर के काम हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्मार्ट होम्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सारी चीजें। अगला पॉइंट कह रहा है कि द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन इट्स पर्सनैलिटी एंड इम्पैक्ट। यानी अलग अलग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि चीजों को डिफाइन करने में मदद करती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके सामने दिया गया है वो है आपका क्या, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के की फीचर की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि IoT devices are connected to the internet और other networks enabling them to communicate with each other, cloud services और users। यानी जो IoT डिवाइस होते हैं वो कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से और अनदर नेटवर्क से, जो इनेबल करते हैं सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से बाय द हेल्प ऑफ क्लाउड सर्विसेज और यूजर्स के अकॉर्डिंग। एग्जांपल आपका दिया हुआ है थर्मोसेट्स, स्मार्ट थर्मोसेट्स कम्युनिकेट विथ योर फोन ऐप टू एडजस्ट टेम्परेचर सेटिंग रिमोटली। यानी मान लीजिए कि आप फोन से किसी भी टेम्परेचर को रिमोटली क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये भी कहीं से किसके मदद से हो पाती है, आईओटी की मदद से हो पाती है। दूसरा आपका आता है ऑटोमेशन। तो इसका की फीचर दिया हुआ है, स्मार्ट एग्जांपल दिया हुआ है। तो चीजें मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा लेंदी करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप इनको इजिली समझ भी सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। तीसरा आपका आता है डेटा कलेक्शन एंड सेंसिंग। तो डेटा कलेक्शन के अकॉर्डिंग की फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसके पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं।
चौथा आपका आता है डेटा एनालिसिस, यानी डेटा को एनालिसिस करना, यानी जो भी डेटा आपके कलेक्ट होते हैं अलग अलग डिवाइसेस से, उन डेटास का एनालिसिस करना। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है स्मार्ट मीटर्स इन होम एनालाइज एनर्जी यूजेस पैटर्न टू सजेस्ट वे टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यानी स्मार्ट मीटर्स आज के दौर पे यूज हो रहे हैं और घरों के अंदर जो चीजों को बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने बिजली को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं और किस तरीके से आप उनको रिड्यूस कर पाते हैं, ये इसके मदद से हो पाता है। पांचवा आपका आता है स्केलेबिलिटी, इसकी फीचर्स और एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। छठा आपका आता है इंटरऑपरेटेबिलिटी, ओके। उसके बाद सातवां आपका आता है रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। आठवां आपका आता है रिमोट टाइम रियल टाइम ऑपरेशन, यानी ये रियल टाइम ऑपरेशन पे भी काम करता है। और नौवां आपका आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ओके। तो ये आपका 10वां जो है वो आपका है एज कंप्यूटिंग। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक जो है वो है आपका आईओटी इकोसिस्टम, यानी आईओटी इकोसिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द आईओटी इकोसिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट वैल्यू थ्रू डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड एक्शनेबल इनसाइट्स। यानी जो आईओटी इकोसिस्टम एक प्रकार का नेटवर्क है जो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, वो वैल्यू को क्रिएट करते हैं डेटा के कलेक्शन के अकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग एंड एक्शनेबल इनसाइट्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कुछ की कंपोनेंट्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट होते हैं आईओटी इकोसिस्टम के अंदर, जो प्ले करते हैं काफी बेहतरीन रोल को इनेबल करने के लिए, जो भी फंक्शनैलिटी होती है इकोसिस्टम के लिए उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें प्राइमरी गोल दिए गए हैं। सबसे पहले आपका आता है डिवाइसेस, जिसे हम लोग थिंग्स कहते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डिवाइसेस बेसिकली क्या होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इम्बिडेंट होते हैं सेंसर से, एक्वेटर से और अदर टेक्नोलॉजीज से, जो इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और ये क्या करता है, दे कलेक्ट डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड, यानी ये क्या करता है, जो भी फिजिकल वर्ल्ड होते हैं उनको उनसे डेटा को कलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेसिंग होता है वो होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसका फंक्शन भी दिया हुआ है। दूसरा आपका आता है सेंसर एंड एक्वेटर्स। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो सेंसर का डेफिनेशन दिया हुआ है। सेंसर नाम से आपको पता लग रहा होगा कि चीजों को सेंस करना। तो सेंसर्स आर डिवाइस दैट डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड कलेक्ट डेटा, यानी ये डिटेक्ट करता है एनवायरनमेंट्स को, चेंजेस के अकॉर्डिंग और डेटा को कलेक्ट करता है और मेजर करता है वेरिएबल लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, मोशन एंड लाइट, इन सारी चीजों को मेजर करने का काम करता है। एक्वेटर्स क्या होते हैं, एक्वेटर्स भी डिवाइस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एक्शन को, जो बेस्ड होते हैं इंस्ट्रक्शन पे, जो रिसीव होते हैं कंट्रोलर के द्वारा, जो यूजुअली क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है सेंसर डेटा के अकॉर्डिंग, ओके। एग्जाम्पल इसके यहाँ पे दिए हुए हैं, फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तीसरा आपका आता है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी का भी डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल और फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ज्यादा मैं चीजों को समझाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो चौथा आपका आता है एज डिवाइसेस एंड गेटवे, ओके। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल और फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पांचवा आपका आता है क्लाउड सर्विस, क्लाउड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्लाउड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी पॉइंट दिए गए हैं। छठा आपका आता है डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स। सातवां आपका आता है एप्लीकेशन, ओके। उसके बाद आठवां आपका आता है डेटा स्टोरेज, यानी चीजों को स्टोर यानी स्टोर करना। तो उसके लिए स्टोरेज की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो किस तरीके से क्या क्या फंडामेंटल इसके अंदर काम करता है वो सारे फंडामेंटल्स आपके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नौवां नंबर आपका आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के अकॉर्डिंग भी सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। 10वां नंबर आपका आता है यूजर इंटरफेस, जिसे हम लोग यूआई कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल और फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। 11 नंबर आपका आता है वो है आपका बिजनेस लॉजिक, क्योंकि आईओटी के अंदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम होता है ताकि बिजनेस जो है वो इंप्रूव हो सके। तो अलग अलग फंडामेंटल में अलग अलग तरीके से इसका यूज होता है। 12 नंबर आपका आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, सारी चीजें मेंशन की गई हैं, ओके। अब यहाँ पे कुछ की समरी है, क्योंकि एट द लास्ट पॉइंट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट चीजें किस तरीके से काम करती हैं, क्योंकि की समरी अगर आपने देख लिया किसी भी चीज का तो आपको ज्यादा थ्योरेटिकल चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं चीजों को देख लेंगे तो आपके माइंड में एक प्रॉपर एक स्केच बन जाएगा कि एग्जैक्ट चीजें किस तरीके से काम करती हैं। तो सारे जो 12 पॉइंट्स है, सारे 12 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगला आपका टॉपिक आता है फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, यानी फिजिकल और लॉजिकल डिजाइन क्या होता है आईओटी का, वो आपके सामने दिया हुआ है। तो इसके अंदर पॉइंट करा कि तो फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी सिस्टम्स आउटलाइंस द स्ट्रक्चर एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट इन द सिस्टम, यानी जो फिजिकल और लॉजिकल डिजाइन होता है आईओटी सिस्टम का, वो आउटलाइन करता है स्ट्रक्चर को और इंटरेक्शन को किसके बीच में, अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेल द फिजिकल डिजाइन फोकसेस ऑन द एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड देयर कनेक्शन, द लॉजिकल डिजाइन इज मोर कंसर्न्ड विद द फ्लो ऑफ डेटा, सिस्टम बिहेवियर एंड लॉजिकल लेयर्स इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ आईओटी सिस्टम। यानी जब हम फिजिकल डेटा को फोकस करते हैं एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग और उसके कनेक्शन के अकॉर्डिंग, तो जो लॉजिकल डिजाइन होता है वो काफी कंसर्न होता है फ्लो ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग, सिस्टम बिहेवियर के अकॉर्डिंग और लॉजिकल लेयर के अकॉर्डिंग, जो इन्वॉल्व करते हैं फंक्शनिंग ऑफ आईओटी सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अलग अलग सेपरेट करके हम समझ लेते हैं कि फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी क्या होता है। तो पॉइंट कह रहा है कि द फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी डील्स विद द टेंजिबल एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम एंड इंक्लूडिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, डिवाइसेस, नेटवर्क्स एंड द वे दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड टू परफॉर्म द सिस्टम फंक्शंस। यानी जो फिजिकल डिजाइन होता है आईओटी का, वो डील करता है टेंजिबल एलिमेंट्स से जो इन्वॉल्व करते हैं
सिस्टम को जैसे इंक्लूड होता है हार्डवेयर कंपोनेंट, डिवाइसेस, नेटवर्क्स और जो वैसे तरीके जिनसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक परफॉर्म करने के अकॉर्डिंग सिस्टम फंक्शंस को। और ये जो डिजाइन होता है, दिस डिजाइन इज कंसर्न्ड विद हाउ फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक सेंसर, एक्चुएटर्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस इंटरैक्ट विद द रियल वर्ल्ड, यानी किस तरीके से चीजें जो है वो रियल वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर सके, इसके लिए यूज होता है। की कंपोनेंट्स इसके दिए गए हैं आईओटी डिवाइसेस जिसे हम लोग थिंग्स कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। सेंसर एक्चुएटर्स क्या होते हैं इसको भी हमने डिस्कस किया। गेटवेज क्या होते हैं, एज डिवाइसेस क्या होते हैं दिए गए हैं, सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क दिया गया है जिसके अंदर अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं जैसे वाईफाई हो गया, जिगबी हो गया, ब्लूटूथ हो गया, 5G हो गया, एलपी वैन हो गया, इंटरनेट हो गया। लो पावर सप्लाई, यानी पावर सप्लाई किस तरीके से काम करता है, क्लाउड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरा आपका क्या आता है, दूसरा आपका आता है लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, यानी आईओटी का लॉजिकल डिजाइन क्या होता है। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी फोकसेस ऑन हाउ द सिस्टम्स इज स्ट्रक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ डेटा फ्लो, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड द सिस्टम ऑपरेशन। यानी जो लॉजिकल डिजाइन होता है आईओटी का वो फोकस करता है कि आखिर कैसे सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चर होता है डेटा के फ्लो के अकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे चीजें दी गई हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिकल डिजाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये किस चीजों पे फोकस करता है। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि द लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी फोकसेस ऑन हाउ द सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ डेटा फ्लो, यानी आखिर किस तरीके से जो सिस्टम है वो आपका स्ट्रक्चर होता है डेटा फ्लो के टर्म में या फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के टर्म में या फिर सिस्टम के ऑपरेशन के टर्म में। अगला पॉइंट कह रहा है कि अनलाइक द फिजिकल डिजाइन विच डील्स विद द actual hardware, the logical design defines how components interact, process data and deliver services। okay, यानी ये जो आपका फिजिकल डिजाइन होता है जो डील करता है एक्चुअल हार्डवेयर से, इसके अंदर जो लॉजिकल डिजाइन होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि आखिर कैसे जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं डेटा से और डिलीवर करते हैं सर्विसेज को। अगर हम की कंपोनेंट्स की बात करें लॉजिकल डिजाइन के, तो की कंपोनेंट्स आप यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे पहले आपका आता है प्रोसेसर लेयर जिसे हम लोग डेटा कलेक्शन कहते हैं, यानी इसके अंदर जो भी आपके अलग अलग डिवाइसेस से जो डेटा कलेक्ट होंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो इसको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आप इजीली इसको समझ सकते हैं। इसका लॉजिकल फंक्शन दिया हुआ है, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है आपको अपने अलग अलग सेपरेट वीडियो में। तो चूंकि ये वन शॉट वीडियो है तो जल्दी जल्दी चीजों को मैं कवर अप करके चलूंगा। दूसरा आपका आता है नेटवर्क लेयर जिसे हम लोग कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। तो वहां से डेटा तो कलेक्ट हो गया, लेकिन दूसरा स्टेप में क्या होता है, डेटा को कम्युनिकेट करना, यानी चीजों को एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको देखना कि एग्जैक्ट चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं। तीसरा आपका आता है एज लेयर जिसे हम लोग एज कंप्यूटिंग भी कहते हैं। चौथा आपका आता है डेटा प्रोसेसिंग लेयर, यानी इसके अंदर जो डेटा होगा वो प्रोसेस होगा, यानी इसको देखा जाएगा, अलग अलग सेक्टर से इसको होके गुजरना पड़ेगा किस तरीके से चीजें काम करती हैं। पांचवा आपका लेयर आता है एप्लीकेशन लेयर। छठा आपका जो लेयर आता है वो आता है बिजनेस लेयर। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ और इसके समरी दिए हुए, समराइजेशन आपके सामने दिया हुआ है जो कि आपके सामने क्लियर होना जरूरी है। अगला टॉपिक आता है आईओटी इनेबलर्स। इसमें सबसे पहले आपका पॉइंट आता है कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज की। तो इसके अंदर पॉइंट करा कि कनेक्टिविटी इज द फाउंडेशन ऑफ आईओटी, यानी जो कनेक्टिविटी है वो फाउंडेशन होता है आईओटी का जो इनेबल करता है कम्युनिकेशन करने के लिए किसके बीच में, बिटवीन डिवाइसेस के बीच में, सेंसर्स के बीच में और गेटवेज के बीच में और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के बीच में। विदाउट द रिलेबल एंड स्केलेबल कनेक्टिविटी, यानी किसी भी बिना किसी रिलेबल और स्केलेबल कनेक्टिविटी के जो आईओटी सिस्टम्स होता है वो फंक्शन नहीं हो सकता। ओके, इसमें आपके दिए हैं जैसे वाईफाई है, ब्लूटूथ एंड ब्लूटूथ लो एनर्जी है, जिगबी है, जेड वेव है, सेलुलर नेटवर्क है जिसमें 4G 5G नेटवर्क आ जाएगा, एलपी वैन है, उसके बाद एथरनेट है, अलग अलग चीजें हैं। दूसरा आपका आता है वो आता है आपका सेंसर एंड एक्चुएटर्स। तो सेंसर एक्चुएटर्स क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेट करके हमने बहुत पहले उनको डिस्कस किया हुआ है, बहुत पहले हमने उसको देख लिया है। तीसरा आपका आता है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग भी कोई नया टर्म नहीं है, अभी हमने एज कंप्यूटिंग को डिस्कस किया। चौथा आपका आता है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। इसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग सेपरेट करके पॉइंट्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। पांचवा आपका क्या आता है, पांचवा आपका आता है बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स, यानी बिग डेटा टेक्नोलॉजीज क्या होते हैं, डेटा एनालिटिक्स क्या होते हैं। नाम से आपको पता लग रहा होगा चीजों को एनालिसिस करना, यानी उसको देखना कि आखिर डेटा किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से डेटा वर्क कर रही है। छठा आपका आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। सातवां आपका आता है ब्लॉकचेन का। ओके, आठवां नंबर आपका आता है इंटरऑपरेटेबिलिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल का। तो इंटरऑपरेटेबिलिटी क्या होती है और इसके जो एग्जांपल्स है यहाँ पे दिए हुए अलग अलग प्रोटोकॉल के, जैसे MQTT है जिससे हम लोग मैसेज क्यूइंग ट्रांसमिट जो आपके प्रोटोकॉल होते हैं उसके नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स दिए गए हैं, HTTP है, HTTPS है, OPC है। 9 नंबर आपका सर्विस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज आते हैं और उसके बाद 10 नंबर आपका आता है पावर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ओके, 11 नंबर आपका आता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, यानी जिसे हम लोग HMI कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। और 12 नंबर आपका आता है 5G टेक्नोलॉजीज। ओके, इसी के साथ ये आपका कंप्लीट होता है। अगला आपका जो पॉइंट आता है वो आता है मॉडर्न डे आईओटी एप्लीकेशन, यानी आज के जमाने में आईओटी को कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है,
किस तरीके से उसको यूज किया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों पे IoT का यूज हो रहा है। सबसे पहले उसका यूज हो रहा है स्मार्ट होम्स एंड बिल्डिंग के लिए, जैसे कि स्मार्ट लाइटिंग। आज के दौर पे स्मार्ट लाइटिंग्स आ गई है जो कि कहीं ना कहीं फंक्शनली वर्क कर रही है, रिमोट पे, रिमोट सेंसिंग पे वो वर्क कर रही है। किस तरीके से उसके अंदर सेंस लगा होता है वो सारी चीजें इस पे काम करती हैं। स्मार्ट थर्मोसेट्स भी इसके अंदर आता है, होम सिक्योरिटी सिस्टम आता है, वॉइस असिस्टेंस आता है। उसके बाद दूसरा आपका आता है वेरिएबल डिवाइस, वेरिएबल जिसके अंदर आपके स्मार्ट वॉचेज आते हैं जो कि आपके डिजिटल वॉच होते हैं। हेल्थ मॉनिटर आता है, स्मार्ट क्लोथिंग आता है, वो सारी चीजें आती हैं। तीसरा आपका आता है स्मार्ट हेल्थ केयर एंड रिमोट पेटेंट मॉनिटरिंग। तो इसके अंदर रिमोट मॉनिटरिंग आता है, जो आपके टेलीमेडिसिन आता है वो आता है, स्मार्ट हॉस्पिटल्स आते हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर की हम बात करें तो प्रिसीजन फार्मिंग आता है, और लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग आता है, ड्रोन्स एंड ऑटोमेशन आते हैं जो कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर इसका यूज होता है, क्योंकि आज के जमाने में एग्रीकल्चर से भी खेती हो रही है। सॉरी, यानी जो आपके ड्रोन्स हैं, ड्रोन से भी आपकी खेती हो रही है। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। स्मार्ट सिटीज को बनाने में भी आपका जो IoT है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें आपके स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी IoT की मदद से जो है वो मैनेज हो पाती है। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी IoT की मदद से हो पा रहा है। स्ट्रीट लाइटिंग का काम भी IoT की मदद से हो पा रहा है। स्मार्ट पार्किंग भी IoT की मदद से ही हो पा रही है। उसके बाद इंडस्ट्रियल IoT की हम बात करें तो इंडस्ट्री में भी IoT का जो है यूज हो रहा है। जैसे कि हमें प्रेडिक्ट करना है मेंटेनेंस को, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से हो पाती है। सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इसकी मदद से हो पा रहा है। उसके बाद फैक्ट्री जो ऑटोमेशन है वो भी इसकी मदद से हो पा रहा है। एनर्जी मैनेजमेंट हो पा रहा है। ये अलग अलग चीजें हैं। 7 नंबर आपका आता है कनेक्टिव एंड व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसके मदद से भी हो पा रहा है, जिसमें आपके व्हीकल्स टेलीमेटिक्स आते हैं, ऑटोमेशन व्हीकल्स आते हैं, फ्लीट मैनेजमेंट आता है, ये सारी चीजें आती हैं। 8 नंबर आपका आता है स्मार्ट रिटेल। स्मार्ट रिटेल के अंदर जैसे कि स्मार्ट स्लैब्स हैं, पर्सनलाइज्ड शॉपिंग है, सेल्फ चेकआउट सिस्टम है, ये अलग अलग चीजें हैं। 9 नंबर आपका आता है स्मार्ट एनर्जी एंड बिजली, जिसके अंदर स्मार्ट मीटर्स आते हैं, स्मार्ट ग्रिड्स आते हैं, वाटर मैनेजमेंट आता है, ये अलग अलग सेक्टर्स आते हैं। 10 नंबर आपका आता है सप्लाई, यानी स्मार्ट सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक। इसके अंदर एसेस ट्रैकिंग, स्मार्ट वेयर हाउसिंग, क्लाउड चेन मॉनिटरिंग, ये अलग अलग चीजें इसके अंदर आती हैं। 11 नंबर आपका आता है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर स्मार्ट इक्विपमेंट आता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आता है, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन आता है। ये उसका समरी है कि एट द लास्ट पॉइंट ये समरी आपको पता रहेगा, ये आपको ग्राफ याद रहेगा, तो आप चीजों को समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट चीजें किस तरीके से मॉडर्न डे एप्लीकेशन में काम करती हैं। दूसरा आपका आता है हेडिंग, वो है आपका M2M कम्युनिकेशन, जिसे हम लोग मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी मशीन से मशीन का कम्युनिकेशन होना ही मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इसके अंदर के पूरे फंडामेंटल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि M2M कम्युनिकेशन रिफर्स टू डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस और मशीन, यानी मशीन के बीच में डायरेक्ट जो डेटा का एक्सचेंज होता है डायरेक्टली वो हो पाता है बिना किसी नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन के। अगला पॉइंट कह रहा है कि M2M machine systems devices are equipped with sensor actuators and communication interfaces that allow them to collect data, transmit it to other devices or systems and receive instruction or update for action, यानी जो चीजों को रिसीव करे, एक्शन को परफॉर्म करे और अपडेट करे उस अकॉर्डिंग, उस एक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, और M2M जो है वो एक प्रकार का फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जो इनेबल करता है ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन को, डिसीजन मेकिंग को, किसके बीच में, डिवाइसेस के बीच में, जो इंप्रूव करता है किसी भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, मॉनिटर सिस्टम को और इनेबल करने के लिए जो भी रिमोट क्लाउड कंट्रोल होता है उनके लिए। अगर हम की कंपोनेंट की बात करें M2M कम्युनिकेशन की, तो की कंपोनेंट में सबसे पहले डिवाइसेस आते हैं, जिसे हम लोग मशीन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा आपका आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसके अंदर अलग अलग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आते हैं। तीसरा आपका आता है डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स। चौथा आपका आता है एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद इसके फीचर्स आते हैं, M2M कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले फीचर्स आपका आता है ऑटोनोमी का, दूसरा फीचर आता है डेटा ट्रांसफर का, तीसरा फीचर आता है आपका रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का, चौथा आपका फीचर आता है रियल टाइम कम्युनिकेशन का, और पांचवा आपका आता है सिक्योरिटी का। सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे दिए गए, छोटे छोटे पॉइंट से आप इजीली इनको समझ सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें M2M कम्युनिकेशन की एग्जांपल की एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन दिया हुआ है, जैसे स्मार्ट यूटिलिटीज के अंदर इसका यूज होता है, जिसमें स्मार्ट मीटर्स हो गए उनके अंदर इसका यूज होता है, फ्लीट मैनेजमेंट के अंदर इसका यूज होता है, हेल्थ केयर के अंदर इसका यूज होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर इसका यूज होता है। उसके बाद पांचवा आपका आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर इसका यूज होता है, स्मार्ट सिटीज के अंदर इसका यूज होता है। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है चीजों के लिए, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद आपका आता है M2M कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यानी कौन कौन से इसके अंदर प्रोटोकॉल होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है MQTT, जिसे हम लोग मैसेज ट्यूनिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। दूसरा आपका आता है COAP, डेट मींस कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तीसरा आपका आता है HTTP HTTPS। दूसरा आपका आता है LW M2M कम्युनिकेशन। ओके, पांचवा आपका जो आता है वो आता है जिग्मी, जिसे हम लोग जेड वेब कहते हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें M2M कम्युनिकेशन की, तो सबसे पहला बेनिफिट आता है एफिशिएंसी का, दूसरा आता है कॉस्ट रिडक्शन का, तीसरा आता है रियल टाइम डेटा का, चौथा आपका आता है रिमोट कंट्रोल का, पांचवा आपका आता है इंप्रूव्ड एक्यूरेसी का, यानी कि एक्यूरेसी को इंप्रूव करना। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है जो कि M2M कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। सबसे पहले चैलेंजेस आपका आता है स्केलेबिलिटी का, दूसरा आता है इंटरऑपरेटेबिलिटी का, तीसरा आता है सिक्योरिटी का, और चौथा आपका आता है डेटा के प्राइवेसी का।
अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो एक लाइन में आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला हेडिंग आता है IoT वर्सेस M2M, यानी मशीन टू मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बीच के क्या कह सकते हैं कंपैरिजन है। तो यहाँ पे अलग अलग स्कोप्स यहाँ पे दिए गए हैं, डेफिनेशन और स्कोप यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजों को मैं जल्दी जल्दी से लेके चल रहा हूँ ताकि कम समय के अंदर आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड की जाए और आप चीजों को अच्छी तरीके से एक्सेस भी कर पाए। तो यहाँ पे की डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई हैं क्योंकि एक चार्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप चीजों को याद भी कर सकते हैं। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो की फीचर में सबसे पहला आपका आता है डायरेक्ट डिवाइस कम्युनिकेशन, दूसरा आता है लिमिटेड स्कोप, तीसरा आता है प्रिंट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, चौथा आपका आता है क्लोज सिस्टम। ओके, उसके बाद की फीचर्स की हम बात करें IoT की तो सबसे पहला आपका आता है इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम, दूसरा आता है ब्रॉड एप्लीकेशन, तीसरा आता है क्लाउड एंड डेटा एनालिटिक्स, चौथा आपका आता है इंटरऑपरेटेबिलिटी। ओके, उसके बाद यहाँ पे यूज केसेस की हम बात करें तो किस तरीके से इसका यूज होता है, तो सबसे पहले यूज आपका आता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर, फ्लीट मैनेजमेंट के अंदर, रिमोट मॉनिटरिंग के अंदर, स्मार्ट मीटर्स के अंदर। उसके बाद IoT यूज केसेस की हम बात करें कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो स्मार्ट होम्स के अंदर इसके यूज होते हैं, हेल्थ केयर के अंदर इसका यूज होता है, स्मार्ट सिटीज के अंदर इसका यूज होता है, एग्रीकल्चर के अंदर इसका यूज होता है। उसके बाद M2M वर्सेस IoT की हम बात करें तो ओवरलैपिंग एरियाज क्या होते हैं इसके, तो इसके अंदर सारी चीजें दी गई हैं, समरी भी इसका दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आता है IoT वर्सेस WOT, दैट मींस वेब ऑफ थिंग्स के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे IoT के की फीचर्स दिए गए हैं क्योंकि IoT हमने तो डिस्कस कर लिया है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, एग्जैक्ट चीजें यहाँ से स्टार्ट होंगी WOT से, यानी वेब ऑफ थिंग्स के अकॉर्डिंग। तो WOT क्या होते हैं, सारे फीचर्स दिए गए हैं, की फीचर्स दिए गए हैं, वेब टेक्नोलॉजी है, इंटरऑपरेटेबिलिटी है, सिमेंटिक इंटरऑपरेटेबिलिटी है, डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर है, एप्लीकेशन की हम बात करें तो स्मार्ट सिटीज है, होम ऑटोमेशन है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है। उसके बाद इसके की डिफरेंस दिए गए हैं, सारे की डिफरेंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर हम की सिमिलरिटीज की बात करें तो डिवाइस कनेक्टिविटी है, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल है और डेटा शेयरिंग है। अगर हम यूज केसेस की बात करें कहाँ कहाँ इसका यूज होता है तो अलग अलग यूज केसेस यहाँ पे इसके दिए गए हैं और यहाँ पे एक समरी और चार्ट के अकॉर्डिंग चीजें बताई गई हैं किस तरीके से चीजें एग्जैक्ट काम करती हैं। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो वो है आपका IoT डिफरेंस आर्किटेक्चर। तो IoT डिफरेंस आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये एक एक्चुअल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो प्रोवाइड करता है एक हाई लेवल स्ट्रक्चर को, डिजाइन को, डेवलपमेंट को और इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम को, ये बेसिकली इसका यूज होता है। अब इसके फंडामेंटल्स अलग अलग दिए गए हैं, यानी अलग अलग इसके लेयर होते हैं, जैसे कि परसेप्शन लेयर हो गया, उसके बाद आपका आता है नेटवर्क लेयर हो गया, तीसरा आपका आता है एज लेयर जिसे हम लोग एज कंप्यूटिंग कहते हैं, चौथा आपका आता है प्रोसेसिंग लेयर जिसे हम लोग डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स लेयर कहते हैं, पांचवा आपका आता है एप्लीकेशन लेयर, इसका जो रोल है कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, छठा आपका आता है बिजनेस लेयर। अब यहाँ पे आता है IoT इंफ्रास्ट्रक्चर यानी IoT डिफरेंस आर्किटेक्चर डायग्राम, यानी IoT इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्राम किस तरीके से काम करता है। तो अलग अलग लेयर यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, जैसे कि बिजनेस लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, मिडिलवेयर लेयर है, नेटवर्क लेयर है, फिजिकल लेयर है। अब यहाँ पे की कंसिडरेशन की हम बात करें IoT डिफरेंस आर्किटेक्चर की, डिफरेंस की किस तरीके से काम करता है ये, तो सबसे पहला आपका आता है सिक्योरिटी, दूसरा आपका आता है इंटरऑपरेटेबिलिटी, तीसरा आपका आता है स्केलेबिलिटी। ओके, उसके बाद चौथा आपका आता है डेटा एनालिटिक्स, पांचवा आपका आता है एनर्जी इफिशिएंसी का। ओके, तो कंक्लूजन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इसके अंदर पॉइंट दिए गए हैं कि IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन रिफर्स टू द डिफरेंट वेज इन विच डिवाइसेस, सेंसर, एक्ट्यूएटर्स, गेटवेज एंड सर्वर्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म्स एन IoT सिस्टम। यानी जो IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रिफर्स करता है अलग अलग डिवाइसेस को, सेंसर्स को, एक्ट्यूएटर्स को, गेटवेज को, जो इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिससे कि IoT सिस्टम जो होता है वो बन पाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इज क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग हाउ द डेटा इज कलेक्टेड, ट्रांसमिटेड, प्रोसीड एंड स्टोर्ड। यानी जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक प्रकार का क्रिटिकल एस्पेक्ट बन जाता है डिटरमाइन करने के लिए आखिर कैसे डेटा जो है वो कलेक्ट होता है, ट्रांसमिट होता है, प्रोसीड होता है और स्टोर होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि डायरेक्टली इंपैक्ट द स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन IoT सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि दी गई हैं। सबसे पहले आपका आता है IoT नेटवर्क टोपोलॉजीज, जिसके अंदर सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। दूसरा आपका आता है मेश टोपोलॉजी, इसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसके यूज केसेस दिए गए हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। छोटे छोटे पॉइंट से इजीली आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीसरा आपका आता है ट्री टोपोलॉजी, जिसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूज केसेस दिए गए हैं। उसके बाद आपका आता है बस टोपोलॉजी, जिसके अंदर बस टोपोलॉजी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके एडवांटेज दिए गए हैं, डिसएडवांटेज दिए गए हैं, उसके यूज केसेस दिए गए हैं। उसके बाद आपका दूसरा आता है IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के आधार पे किस तरीके से IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काम करता है। जिसमें सबसे पहले आपका आता है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, जिससे कि अलग अलग रेंजेस होते हैं, जैसे वाईफाई की रेंज की हम बात करें तो अप टू 100 मीटर होता है, वो डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे। यूज केसेस दिए गए हैं, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज दिए गए हैं। ब्लूटूथ की हम बात करें तो इसके अंदर इसका भी जो रेंज है अप्रॉक्स 100 मीटर होता है,
विद लो पावर कंजम्पशन, यानी इसके अंदर जो पावर का कंजम्पशन होता है वो लो होता है। यूज केसेस दिए गए हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका दिया हुआ है। जिग्बी की हम बात करें तो जिग्बी का जो रेंज है वो आपका 10 to 100 मीटर दिया हुआ है, उसके यूज केसेस एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद जेड वेव आता है, जेड वेव का जो रेंज होता है वो टाइपिकली 30 मीटर होता है, यूज केसेस दिए गए हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए गए हैं। अगर हम लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन की बात करें तो लॉन्ग रेंज अप्रोक्सीमेट लगभग 15 किलोमीटर होता है लो रावैन का, जिसे हम लोग लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसका जो 15 किलोमीटर रूरल एरियाज होते हैं और अर्बन एरियाज में 2 to 5 किलोमीटर तक रहता है। यूज केसेस भी दिए गए हैं एग्रीकल्चर सेंसर के लिए, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आपको हर सेक्टर में मिलेंगे ही मिलेंगे। एनबी-आईओटी की हम बात करें तो ये कैन सेवरल किलोमीटर यानी अलग अलग किलोमीटर पे ये होता है, वो उसके एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। 5G नेटवर्क आज के जमाने में काफी ज्यादा पॉपुलर हो ही चुका है, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। तीसरा आपका आता है आईओटी नेटवर्क। तो उसके बाद तीसरा आपका ये है आईओटी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड आर्किटेक्चर। ओके, तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है आपका फॉग, जिसे हम लोग एज बेस्ड आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया हुआ है। अगला आपका है हाइब्रिड आर्किटेक्चर, इसका भी वही फंडामेंटल दिया हुआ है। चौथा आपका आता है आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स, यानी आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या होते हैं, जिसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला आपका मॉडल आता है डिवाइस टू डिवाइस, जिसे हम लोग डी टू डी कम्युनिकेशन कहते हैं, तो इसका फंडामेंटल दिया हुआ है। दूसरा आपका आता है डिवाइस टू गेटवे, जिसे हम लोग डी टू जी कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अगला शॉर्ट फॉर्म में भी एग्जामिनेशन में पूछता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि यार ये चीज क्या है, क्योंकि फुल फॉर्म भी याद रखना जरूरी होता है। तीसरा आपका आता है डिवाइस टू क्लाउड, जिसे हम लोग डी टू सी कहते हैं। पांचवा आपका फंड फैक्टर आता है की फैक्टर इन चूजिंग आईओटी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें उसका रेंज है, पावर कंजम्पशन है, बैंडविड्थ है, लेटेंसी है, सिक्योरिटी है, स्केलेबिलिटी। ओके, उसके बाद फाइनल इसका कंक्लूजन है। अगला टॉपिक आता है आईओटी लैन, जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो नाम से आपको पता लग रहा होगा, बस इसमें एक टर्म जुड़ गया है पहले, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो बस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फंडामेंटल इसके अंदर काम करेगा। तो ये बेसिकली जियोग्राफिकल जो एरियाज होते हैं, जैसे कि होम हो गया, ऑफिस हो गया, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो गया, उन सारी चीजों को देखने के लिए बेसिकली इसका यूज होता है। एंड इट इज टाइपिकली डिजाइन टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड अदर नेटवर्क रिसोर्सेज इंक्लूडिंग सर्वर, क्लाउड सर्विसेज एंड एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, यानी इन चीजों के लिए इसका यूज होता है। और भी कुछ पॉइंट्स इसके दिए गए हैं। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो की फीचर्स सबका दिया हुआ है आईओटी डिवाइसेस, जिसे हम लोग सेंसर एंड एक्वेटर्स कहते हैं, तो इसके अंदर सेंसर एक्वेटर्स आते हैं। दूसरा आपका आता है गेटवेज। तीसरा आपका आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जिसके अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल दिया हुआ है। चौथा आपका आता है लोकल सर्वर, जिस या फिर जिसे हम लोग एज डिवाइसेस कहते हैं। पांचवा आपका आता है क्लाउड इंटीग्रेशन। ओके, अगर हम बेनिफिट की बात करें आईओटी लैन की, तो बेनिफिट में सबसे पहला आपका आता है लो लेटेंसी, दूसरा आपका आता है रिलेबिलिटी, तीसरा आता है सिक्योरिटी, चौथा आपका आता है स्केलेबिलिटी। अगर हम टाइप ऑफ आईओटी लैन की बात करें जो कि बेस्ड होते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल पे, सबसे पहले टाइप होता है आईओटी लैन का, वो होता है आपका वाईफाई बेस्ड आईओटी लैन, जिसमें बेस्ट फॉर यानी ये किसके लिए बेस्ट होता है, डिवाइसेस इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, तो हर टाइप में आपको वही देखने को मिलेगा। दूसरा आपका जिग्बी है, जिसे हम लोग जेड वेव बेस्ड आईओटी लैन कहते हैं। तीसरा आपका आता है इथरनेट बेस्ड आईओटी लैन। ओके, चौथा आपका आता है ब्लूटूथ, जिसे हम लोग ब्लूटूथ लो एनर्जी कहते हैं, बीएलई बेस्ड आईओटी लैन। उसके बाद आपका आता है आईओटी लैन यूज केसेस, यानी कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं। तो सबसे पहला यूज आपका आता है स्मार्ट होम यानी होम्स को बनाने में। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल आईओटी के लिए। उसके बाद तो इसके जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले चैलेंज आपका इंटरफेरेंस का, दूसरा सिक्योरिटी का, तीसरा स्केलेबिलिटी का, चौथा है कंपैटिबिलिटी का, और लास्ट में उसका कंक्लूजन है। उसके बाद आपका है आईओटी वैन, जिसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो वो तो आपका लोकल एरिया था, ये वाइड एरिया है, तो इसका जो रेंज है वो भी बढ़ेगा। तो ये अलग अलग सिटीज के लिए, रीजन्स के लिए, इवन कंट्रीज को जोड़ने के लिए काम करता है। तो इस पॉइंट के अंदर वही पॉइंट आपका दिया हुआ है, जो कि एट द लास्ट पॉइंट वही है कि जो अलग अलग कंट्रीज के कम्युनिकेशन को जोड़ने का काम करता है, जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे एक देश से दूसरे देश में जो लोग बैठे होते हैं उससे हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी चीजें इस पे काम करती हैं। अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहला आता है वाइड कवरेज एरिया, दूसरा आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तीसरा आपका आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर अलग अलग फंडामेंटल है, और तीसरा आपका आता है गेटवेज एंड बेस स्टेशन, चौथा आपका आता है डेटा एग्रीगेशन एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। ओके, और पांचवा आपका आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अगर हम बेनिफिट की बात करें आईओटी वैन की, तो बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट आता है वाइड कवरेज, दूसरा आता है लो पावर कंजम्पशन, तीसरा आता है स्केलेबिलिटी, चौथा आपका आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एंड पांचवा आपका आता है ग्लोबल रीच। अगर हम आईओटी वैन की यूजर्स की बात करें, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो ऑलमोस्ट यूजर्स आपके सिमिलर ही मिलेंगे, सारे यूजर्स सिमिलर ही रहते हैं। जैसे स्मार्ट सिटीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एसेट ट्रैकिंग हो गया, इंडस्ट्रियल आईओटी हो गया, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो गया। उसके बाद आता है चैलेंजेस, यानी इसके चैलेंज क्या होते हैं। सबसे पहले चैलेंज आपका आता है नेटवर्क कवरेज एंड अवेलेबिलिटी का,
लेटेंसी का, सिक्योरिटी रिस्क का एंड डेटा थ्रूपुट एंड बैंडविड्थ लिमिटेशन का। उसके बाद आपका आता है IoT नोड। IoT नोड क्या होता है? तो IoT नोड के अंदर पॉइंट दिया हुआ है कि IoT नोड एंड IoT नोड इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम, यानी ये एक प्रकार का फंडामेंटल कंपोनेंट होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जो रिफर्स करता है कि इंडस्ट्री इंडिविजुअल डिवाइसेस को जो कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है और कुछ चीज़ों को ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को एक IoT नेटवर्क के अकॉर्डिंग। और जो IoT नोड्स होते हैं वो टाइपिकली इक्विप्ड होते हैं सेंसर से और एक्चुएटर से, जो कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस होता है और जो चीज़ें होती हैं जैसे प्रोसेसिंग करना कैपेबिलिटीज़ को, उसके अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज नोड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन IoT इकोसिस्टम, यानी ये जो नोड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं IoT सिस्टम से, इकोसिस्टम के, जो प्ले करते हैं क्रिटिकल रोल को इनेबल करने के लिए रियल टाइम डेटा एक्सचेंज को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और ऑटोमेशन करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेंसर है, एक्चुएटर्स है, माइक्रो कंट्रोलर है और इसके अलग अलग फंडामेंटल पॉइंट्स दिए गए हैं। चौथा आपका है कम्युनिकेशन मॉड्यूल, पांचवा है पावर सोर्सेज। ओके, अगर हम टाइप की बात करें IoT नोड की तो सबसे पहला टाइप क्या आता है आपका इन डिवाइसेस, दूसरा आता है एज नोड्स, तीसरा आपका आता है गेटवे नोड्स। अगर हम IoT नोड की आर्किटेक्चर की बात करें, कौन सा आर्किटेक्चर यानी किस तरीके से इसका प्रिवेंशन होता है, आर्किटेक्चर किस तरीके से ड्रॉ होता है इसका, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है सेशनिंग लेयर, दूसरा आता है प्रोसेसिंग लेयर, तीसरा आता है कम्युनिकेशन लेयर और चौथा आपका आता है पावर मैनेजमेंट लेयर। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट में उसका ये है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग इसके अंदर होता है, रिमोट कंट्रोल एंड ऑटोमेशन इसके अंदर हो पाता है, डेटा प्रोसेसिंग इसके अंदर हो पाता है, स्केलेबिलिटी इसके अंदर हो पाता है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसके अंदर हो पाता है। अगर हम यूज केसेस की बात करें IoT नोड्स की तो सबसे पहला यूज वही है स्मार्ट होम्स के अंदर, इंडस्ट्रियल IoT के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, स्मार्ट सिटीज के अंदर। चैलेंजेस की बात करें तो वही चैलेंज है पावर कंजम्पशन का, दूसरा सिक्योरिटी का, तीसरा कनेक्टिविटी का, चौथा स्केलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट का और फाइनल इसका कंक्लूजन है। ओके, उसके बाद आपका है IoT गेटवेज। तो IoT गेटवेज के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि एन IoT गेटवे इज की component in an IoT, that means Internet of Things architecture, acting as an intermediary between IoT devices and cloud और centralized data management system। यानी जो IoT गेटवे होता है एक प्रकार का की कंपोनेंट होता है जो काम करता है एक इंटरमीडिएटरी का किसके किसके बीच में, IoT डिवाइसेस के बीच में और क्लाउड सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है। और ये क्या करता है, इट इनेबल्स कम्युनिकेशन, डेटा एग्रीगेशन, सिक्योरिटी एंड समटाइम लोकल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस एंड द बॉर्डर नेटवर्क और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये इनेबल करता है कम्युनिकेशन को, डेटा के एग्रीगेशन, सिक्योरिटी और कुछ लोकल प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग डिवाइस डेटा के अकॉर्डिंग जो उसमें अंदर काम करते हैं। अगर हम की फंक्शंस की बात करें, की फंक्शंस क्या होता है IoT गेटवे का, तो सबसे पहला की फंक्शन आता है डेटा एग्रीगेशन एंड प्री प्रोसेसिंग का, तो इसके अंदर पॉइंट दिए गए हैं। दूसरा आता है प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का, उसके बाद आपका आता है तीसरा जो है सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन का, चौथा आता है कनेक्टिविटी मैनेजमेंट का, पांचवा आता है एज कंप्यूटिंग का, छठा आपका आता है डिवाइस मैनेजमेंट का। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स इसके दिए गए हैं, कम्युनिकेशन इंटरफेसेस है, प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी है, सिक्योरिटी फीचर्स है, सप्लाई पावर सप्लाई है। अगर हम टाइप की बात करें IoT गेटवेज की टाइप की, तो सबसे पहला टाइप आपका आता है डिवाइस गेटवे का, दूसरा आता है एज गेटवे का, तीसरा आता है क्लाउड गेटवे का। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें IoT गेटवे के, तो बेनिफिट आपका दिया हुआ है स्केलेबिलिटी है, डेटा ऑप्टिमाइजेशन है, इंप्रूव सिक्योरिटी है, रिड्यूस लेटेंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी है, कनेक्टिविटी है। उसके बाद आपका डिवाइस मैनेजमेंट है। यूजर्स कहाँ कहाँ यूज है, तो यूजर्स आपको सिमिलर ही मिलेंगे सारी चीज़ों के अंदर। चैलेंजेस आपके सामने दिए हुए हैं, सिक्योरिटी रिस्क है, कम्प्लेक्सिटी है, लेटेंसी इन एज कंप्यूटिंग है, पावर कंजम्पशन है और इसी के साथ ये आपका यहाँ तक हो गया। और उसके बाद आपका आता है IoT प्रॉक्सी। ओके, IoT proxy, तो इसलिए क्या होता है, एन IoT proxy is the network device or software layer that acts as an intermediary between IoT devices and external system। यानी ये क्या होता है, एक प्रकार का इंटरमीडिएटरी का काम करता है किसके किसके बीच में, IoT डिवाइसेस के बीच में और एक्सटर्नल सिस्टम के बीच में, जैसे कि क्लाउड सर्वर हो गया, इंटरप्राइज नेटवर्क हो गया या फिर इंटरनेट रिसोर्सेज हो गया। अगला पॉइंट है कि इट हेल्प्स मैनेजेस कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन IoT डिवाइसेस एंड द रेस्ट ऑफ नेटवर्क। यानी कि मदद करता है मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन को, सिक्योरिटी को, डेटा एक्सचेंज को किसके किसके बीच में, IoT डिवाइसेस और उसके रेस्ट ऑफ द नेटवर्क के बीच में। अब यहाँ पे और भी पॉइंट है और की फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन है, इसका पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। दूसरा आपका आता है डेटा फॉरवर्डिंग, तीसरा आता है सिक्योरिटी, चौथा आता है ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन, पांचवा आता है आपका कैचिंग एंड लोकल स्टोरेज। ओके, उसके बाद छठा आपका आता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसे हम लोग NAT कहते हैं। सातवां आपका आता है डिवाइस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ IoT प्रॉक्सीज। टाइप कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले आपका टाइप आता है क्लाउड प्रॉक्सी। तो क्लाउड प्रॉक्सी क्या होता है, एग्जांपल के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा आता है एज प्रॉक्सी, तो एज प्रॉक्सी का भी एग्जांपल के साथ फंडामेंटल दिया हुआ है। तीसरा आता है IoT गेटवे प्रॉक्सी, इसका भी दिया हुआ है। बेनिफिट की हम बात करें यूजिंग द IoT प्रॉक्सी, तो सबसे पहला बेनिफिट आता है इंप्रूव सिक्योरिटी का,
दूसरा आता है डेटा ऑप्टिमाइजेशन का, तीसरा आता है स्केलेबिलिटी का, चौथा आता है रिड्यूस लेटेंसी का। उसके बाद पांचवा आपका आता है इंटरऑपरेटेबिलिटी का, छठा आपका आता है नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट का। अगर हम यूज केसेस की बात करें IoT प्रॉक्सी के, तो कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, तो सबसे पहला यूज आता है आपका स्मार्ट होम्स के अंदर, दूसरा यूज आता है इंडस्ट्रियल IoT के अंदर, तीसरा आता है हेल्थ केयर के अंदर, चौथा आता है आपका रिमोट मॉनिटरिंग के अंदर, पांचवा आपका आता है स्मार्ट सिटीज के अंदर। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें, वही चैलेंजेस है, कॉम्प्लेक्सिटी है, सिक्योरिटी रिस्क है, स्केलेबिलिटी है, लेटेंसी एंड परफॉर्मेंस है। उसके बाद आपका आता है रिव्यू ऑफ बेसिक माइक्रो कंट्रोलर्स एंड इंटरफेसिंग, यानी क्या बेसिक माइक्रो कंट्रोलर होता है और इसका इंटरफेसिंग क्या होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है पॉइंट के बाद बताया गया है, सारी चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाए। की कंपोनेंट्स की बात करें, सबसे पहला की कंपोनेंट आपका आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। दूसरा आता है मेमोरी, तीसरा आता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, चौथा आपका आता है टाइमर एंड काउंटर्स, पांचवा आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसे हम लोग एडीसी कहते हैं, छठा आता है आपका कम्युनिकेशन इंटरफेसेस। ओके, अगर हम पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर दिया हुआ है, जैसे आर्डुइनो दिया हुआ है, पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर है, और भी अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर दिए गए हैं। बेसिक माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग क्या होता है, तो इंटरफेसिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें दी गई हैं, जैसे इंटरफेसिंग सेंसर विथ माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद आपका आता है इंटरफेसिंग सेंसर विथ माइक्रो कंट्रोलर्स, जिसके अलग अलग फंडामेंटल्स दिए गए हैं। कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस दिया गया है। उसके बाद आपका इंटरफेसिंग विथ डिस्प्ले दिया हुआ है, इंटरफेसिंग विथ कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स दिया गया है, चैलेंजेस दिए गए हैं। इसी के साथ आज हमारा जो अभी है यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब यूनिट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग सेंसर अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला क्या है फ्रेंड, अगला हमारा क्या है, अगला है आपका डिफाइन सेंसर, यानी सेंसर क्या होता है। तो सेंसर आपके सामने दिया हुआ है कि सेंसर एक डिवाइस होता है और इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है और मेजर करता है फिजिकल, केमिकल और इन्वायरमेंटल चेंजेस को किसके बीच में, उसके जो सराउंडिंग होते हैं, जो उसको कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन के रूप में एंड इनटू अ रीडेबल और इंटरप्रेटेबल सिग्नल के रूप में। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि सेंसर प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन वेरियस एप्लीकेशन बाय प्रोवाइडिंग इनपुट डेटा और टू सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एनालिसिस एंड एक्शन, यानी जो सेंसर होते हैं वो काफी क्रूसिकल रोल प्ले करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर, जो प्रोवाइड करते हैं इनपुट डेटा और सिस्टम के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक माइक्रो कंट्रोलर और कंप्यूटर, किसी भी प्रोसेसिंग के लिए, एनालिसिस के लिए या फिर एक्शन के लिए। अगर हम की फीचर्स की बात करें सेंसर्स की, तो सबसे पहला की फीचर आता है आपका डिटेक्शन, यानी चीजों को डिटेक्ट करना। दूसरा आपका आता है कन्वर्जन, तीसरा आपका आता है आउटपुट। अगर हम टाइप ऑफ सेंसर्स की बात करें तो अलग अलग टाइप के सेंसर होते हैं। सबसे पहला आपका सेंसर आता है फिजिकल सेंसर। फिजिकल सेंसर के अंदर पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, प्रॉक्सिमिटी है और एक्सेलेरोमीटर है। ओके, दूसरा आपका आता है केमिकल सेंसर। केमिकल सेंसर के अकॉर्डिंग चीजें दी गई हैं आपके सामने, जिसमें सबसे पहला आपका आता है गैस सेंसर, पीएच सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर। तीसरा आपका आता है ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर में आपका फोटो डिटेक्टर दिया हुआ है, इंफ्रारेड सेंसर दिया हुआ है, इमेज सेंसर दिया हुआ है। चौथा आपका आता है बायोलॉजिकल सेंसर। बायोलॉजिकल सेंसर में भी आपका बायो सेंसर दिए गए हैं, डीएनएस सेंसर दिए गए हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, जो आपके सेंसर्स होते हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं, तो इसका यूज आपका IoT के अंदर होता है, हेल्थ केयर के अंदर होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर यूज होता है, ऑटोमोटिव के अंदर इसका यूज होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका यूज होता है। अगला टॉपिक आपका है बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेंसर, यानी सेंसर के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट लिखा हुआ है, छोटा सा पैराग्राफ है, आप इसको देख के समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये कि आपको समझ में नहीं आएगी। अगर हम इसके बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बेसिक कंपोनेंट आपके सामने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा होगा, पॉइंट सारे लिखे गए हैं, और जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि पावर सप्लाई है, कम्युनिकेशन मोड है, एडीसी है, ये सारी चीजें पढ़ी पढ़ाई हैं पिछले, अभी हमने जो हमारा पहला स्लाइड था उसके अंदर देखा। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि सेंसर नोड के अंदर चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला चैलेंज आता है पावर कंजम्पशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी का। तो इसका चैलेंज और इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, हर पॉइंट में आपको वही मिलेगा। दूसरा आपका कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसमिशन, इसका भी चैलेंज और सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा होगा। तीसरा आपका एनवायरमेंटल कंडीशन, इसका भी चैलेंज सॉल्यूशन दिया हुआ है। चौथा आपका है डेटा एक्यूरेसी एंड कैलिब्रेशन। पांचवा आपका आता है डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। छठा आपका आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ओके, उसके बाद सातवां आपका आता है स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेटेबिलिटी, रियल टाइम परफॉर्मेंस। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है सेंसर फीचर्स, यानी सेंसर के फीचर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेंसर्स आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स इन मेनी सिस्टम
स्पेसिफिकली इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑटोमेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी जो सेंसर्स होते हैं वो क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं बहुत सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, लेकिन स्पेसिफिकली ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर और मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर यूज होते हैं एंड दे आर यूज टू मेजर फिजिकल और इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, यानी ये जो बेसिकली क्या होता है मेजर करने के लिए यूज होता है फिजिकल और जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स होते हैं, और उसको कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन के रूप में, यानी जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके जो फीचर्स दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला है सेंसिटिविटी, दूसरा आपका आता है एक्यूरेसी, और तीसरा आपका आता है प्रिसिशन, चौथा आपका आता है रेंज, पांचवा आपका आता है रिजोल्यूशन, छठा आपका आता है रिस्पॉन्स टाइम, और 7 नंबर आपका है आपका हाइपोथेसिस, पावर कंजम्पशन और ड्यूरेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, और 10 नंबर आपका आता है लिनियरिटी, 11 नंबर आपका आता है साइज एंड फॉर्म फैक्टर, 12 नंबर आता है कैलिब्रेशन, 13 नंबर आपका आता है कॉस्ट, 14 नंबर आपका आता है सिग्नल, 15 नंबर आपका आता है इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम। तो ये क्या है, सेंसर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यहाँ पे सेंसर रेजोल्यूशन की हम बात करें, नाम से आपको पता लग रहा होगा रेजोल्यूशन किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा है। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंसर रिफर्स टू द स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल चेंज इन द मेजर्ड क्वालिटी क्वांटिटी दैट अ सेंसर कैन रियली आइडेंटिफाई, यानी जो रेजोल्यूशन होता है वो सेंसर के कॉन्टेक्स्ट में स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल चेंज होता है जो कि मेजर होता है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जिसमें जो सेंसर्स होते हैं वो रेडली आइडेंटिफाई होते हैं। अदर वर्ड की हम बात करें तो इन अदर वर्ड इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सेंसर डिफरेंशिएट बिटवीन और टू वेरी क्लोज वैल्यू, यानी दो वेरी क्लोज वैल्यू के बीच में इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसका यूज होता है। अब की एस्पेक्ट की हम बात करें तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है 2 पॉइंट के अंदर। उसके बाद आपका है इम्पैक्ट ऑन एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी पे इम्पैक्ट करता है, यूनिट ऑफ रेजोल्यूशन उसके अंदर होता है, डिजिटल एंड एनालॉग सेंसर इसके अंदर होता है। अगर हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं और रेजोल्यूशन को, सबसे पहला फैक्टर आपका आता है सेंसर डिजाइन, दूसरा आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, तीसरा आता है नॉइज एंड इंटरफेरेंस, चौथा आपका आता है सैम्पलिंग रेट, पांचवा आपका आता है मेजरमेंट रेंज। ओके, तो ये आपके फंडामेंटल्स है। अगर हम एग्जांपल की बात करें सेंसर रेजोल्यूशन की, तो एग्जांपल में आपका टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, प्रेशर सेंसर और साउंड सेंसर, सारे उसके अलग अलग जो रूल रेगुलेशन है सारे दिए गए हैं। उसके बाद रिजोल्यूशन वर्सेस प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी दिया हुआ है। देन अगला आपका टॉपिक है सेंसर क्लासेस, जिसमें एनालॉग, डिजिटल, स्केलर, वेक्टर सेंसर्स आपको देखने हैं। तो इसके अंदर अलग अलग फंडामेंटल्स दिए गए हैं, जैसे एनालॉग सेंसर क्या होता है, उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए गए हैं। इसी तरीके से डिजिटल सेंसर्स क्या होते हैं, तो इसका भी डेफिनेशन, आउटपुट, एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंशन किए गए हैं। तीसरा आपका आता है स्केलर सेंसर, इसका भी डेफिनेशन, आउटपुट, एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मेंशन किए गए हैं। उसके बाद चौथा आपका है वेक्टर सेंसर। तो वेक्टर सेंसर की भी सारी चीजें मेंशन की गई हैं। अगला हेडिंग आपका है सेंसर टाइप्स, जिसमें बेस है, ड्रिफ्ट है, हाइपोथेसिस एरर है, क्वांटाइजेशन एरर है। तो इसके जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। सेंसर टाइप्स की हम बात करें तो इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर आता है, जिसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस होती हैं। ये आपका पार्ट है प्रेशर सेंसर, जिसके अंदर स्ट्रेन गेज सेंसर आता है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर आता है, कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर आता है, और भी चीजें हैं। मोशन सेंसर है, लाइट सेंसर है। उसके बाद सेकंड आपका बेस है, जिसे हम लोग ऑफसेट एरर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन दिया है, कॉजेस दिया है, एग्जांपल और करेक्शन दिया हुआ है। तीसरा आपका आता है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का भी वही फंडामेंटल दिया हुआ है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप इजीली आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। उसके बाद आपका है हाइपोथेसिस एरर, उसके बाद आपका है क्वांटाइजेशन एरर। ओके, और ये कुछ समराइजेशन है जो कि एट द लास्ट पॉइंट ये समरी आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक आपका है इक्वेटर्स, जिसके डेफिनेशन टाइप्स की हम बात करें तो इक्वेटर्स क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को एक फिजिकल मोशन के रूप में, एंड इट इज अ कंपोनेंट इन अ सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग और कंट्रोलिंग मैकेनिज्म और सिस्टम, यानी कि एक प्रकार का कंपोनेंट होता है सिस्टम के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होता है मूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म को और सिस्टम को। और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। टाइप की हम बात करें तो अलग अलग टाइप के इक्वेटर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है हाइड्रोलिक इक्वेटर। इसका डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन दिए गए हैं, कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं। उसके बाद आपका आता है पेनोमेट्रिक इक्वेटर्स, इसका भी डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, सारी चीजें मेंशन की गई है, और छोटी छोटी चीजें हैं। तीसरा आपका आता है इलेक्ट्रिकल इक्वेटर्स, उसके बाद आपका आता है थर्मल मैग्नेटिक इक्वेटर्स, और उसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक इक्वेटर्स। ओके,
देन उसके बाद आपका आता है मैकेनिकल एक्चुएटर्स, जिसके अंदर उसका डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज है। सॉफ्ट एक्चुएटर, जिसका डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन दिया हुआ है। इसी के साथ यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब यूनिट नंबर 3 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 3 के अंदर इतने टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक ऑफ आईओटी नेटवर्किंग की। तो बेसिक होता है तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब तक आप कोरिलेशन करके इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स बनती जाएंगी। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा सारी जो पिछला चीज़ें हैं उनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, तभी आप इन चीज़ों को मूव कीजिएगा। तो इसके अंदर कह रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग डिवाइसेस, सेंसर, एक्चुएटर्स एंड द सिस्टम टू द इंटरनेट एंड ईच अदर, इनेबलिंग देम टू कलेक्ट, एक्सचेंज एंड प्रोसेस डेटा टू मेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजन। यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर जो इन्वॉल्व करता है कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेस को, सेंसर्स को, एक्चुएटर्स को, सिस्टम टू द इंटरनेट के अकॉर्डिंग, और हर एक जो होता है वो इनेबल करता है कलेक्ट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए डेटा को, जो इंटेलिजेंट डिसीजन को प्रोवाइड करता है। एंड की एलिमेंट ऑफ आईओटी इज इट्स अंडरलाइनिंग नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्या करता है, इंश्योर करता है सीमलेस कम्युनिकेशन को किसके बीच में, डिवाइसेस के बीच में, क्लाउड के बीच में एंड यूजर के बीच में। अब यहाँ पे कुछ बेसिक है आईओटी नेटवर्किंग, जिसमें आईओटी नेटवर्क आर्किटेक्चर है, जिसमें अलग अलग लेयर है। ये सारे लेयर नए नहीं है, पुराने ही है। हमने कहीं ना कहीं पीछे इसको डिस्कस किया है, जिसमें प्रोसेसर लेयर है, नेटवर्क लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। दूसरा आपका आता है आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स, जिसमें डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस टू क्लाउड, ये सारी चीजें पढ़ी पढ़ाई है, कोई नया टॉपिक नहीं है ये। अभी हमने पिछले यूनिट्स के अंदर इनको देखा होगा कहीं ना कहीं। तीसरा है आईओटी नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जिसमें शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी आता है। उसके बाद लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी आता है, सेलुलर नेटवर्क आता है, सैटेलाइट नेटवर्क आता है। उसके बाद आपका आता है आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में भी वही चीजें हमने अभी डिस्कस किया हुआ है पहले, जिसमें एमक्यूटीटी आता है, पॉप आता है, एचटीटीपी एचटीटीपीएस आता है। उसके बाद आपका जिगबी आता है, ब्लूटूथ लो एनर्जी आता है, ये सारी चीजें हैं। आईओटी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की हम बात करें तो इसके अंदर डेटा इंक्रिप्शन आता है, ऑथेंटिकेशन आता है, एक्सेस कंट्रोल आता है, और फिर अपडेट आता है, डेटा प्राइवेसी आता है। 6 नंबर आपका आता है एज कंप्यूटिंग इन आईओटी नेटवर्किंग। तो एज कंप्यूटिंग किस तरीके से काम करता है दिया हुआ है। अब यहाँ पे आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये चीजें तो नई नहीं है, पुरानी चीजें हैं। तो आप इनको देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी से इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। सेंसस के बारे में बताया गया है, इक्वेटर्स है, कनेक्टिविटी है, उसके बाद आईओटी गेटवे है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स लेयर है। उसके बाद आपका यूजर इंटरफेस है, यूआई। उसके बाद आपका सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी लेयर। उसके बाद हम फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें आईओटी के, तो फंक्शनल कंपोनेंट दिया हुआ इंटरनेट कि ये की एलिमेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ आईओटी सिस्टम के अकॉर्डिंग। और ये जो कंपोनेंट होता है वो अलाउ करता है सीमलेस इंटरेक्शन को उसके बीच में, डिवाइसेस के बीच में, सेंसर्स के बीच में, कम्युनिकेशन नेटवर्क के बीच में, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच में और इन यूजर के बीच में। अब किस तरीके से डेटा कलेक्ट होता है, ट्रांसमिट होता है, वो यहाँ पे बताया गया। तो अलग अलग लेयर से होकर चीजें गुजरती हैं। इसमें सबसे पहला है परसेप्शन लेयर, जिसे हम लोग सेंसिंग लेयर कहते हैं, चीजों को सेंस करता है। दूसरा आता है ट्रांसमिशन लेयर, जिसे हम लोग नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, तो इसका फंडामेंटल दिया हुआ है। तीसरा आपका आता है एज कंप्यूटिंग लेयर, इसका भी पूरा फंडामेंटल दिया हुआ है। चौथा आपका आता है डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स लेयर। ओके, उसके बाद आपका आता है एक्वेशन लेयर। उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन लेयर। ओके, अब यहाँ पे अगला टॉपिक है आईओटी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जिसे हम लोग एसओए कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो आईओटी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इज अ डिजाइन पैटर्न दैट यूटिलाइज द क्लाउड concept of services to create a flexible and scalable IoT ecosystem। यानी फ्लेक्सिबल और स्केलेबल आईओटी सिस्टम को बनाने के लिए, इकोसिस्टम को बनाने के लिए बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है। और भी इसके अंदर पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। की प्रिंसिपल इसका दिया हुआ है, जैसे कि लॉसेस कपलिंग है, इंटरऑपरेटेबिलिटी है, रियूजेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, कंपोजिबिलिटी है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें आईओटी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की, तो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आपका आता है आईओटी डिवाइस एंड सेंसर। दूसरा आपका आता है आईओटी गेटवेज। तीसरा आपका आता है सर्विस लेयर। चौथा आपका आता है मिडिल वेयर। और पांचवा आपका आता है क्लाउड लेयर। उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन लेयर। देन उसके बाद आता है सिक्योरिटी लेयर। उसके बाद आपका इसका एडवांटेज दिया हुआ है, जैसे इसमें स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रीयूजेबिलिटी है, इंटरऑपरेटेबिलिटी है, मॉडुलरिटी है, सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें आईओटी के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं, तो वही है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न है,
उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन है। उसके बाद आपका स्केलेबिलिटी है, चैलेंजेस इसके दिए हुए हैं, सोल्यूशन भी दिए हुए हैं। पावर कंजम्पशन है, इसमें भी वही है, चैलेंज है, इसका सोल्यूशन है। डेटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स की हम बात करें तो इसका भी चैलेंज और सोल्यूशन दिया हुआ है। हर पॉइंट के अंदर आपको चैलेंज और उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। छठा आपका दिया हुआ है 7 नंबर आपका इंटीग्रेशन विद लेजिस्लेटिव सिस्टम। उसके बाद आपका 8 नंबर है लीगल एंड रेगुलरिटी इशूज। ओके, अगला आपका आता है 6 लो पेंटेस में IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क हम इसे कहते हैं। तो इसके सारे फंडामेंटल्स दिए गए हैं, की फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें आपको लो पावर कंजम्पशन है, IPv6 सपोर्ट है, एफिशिएंट पैकेट हेडर कंप्रेशन है, फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग है, सपोर्ट फॉर मेश नेटवर्किंग है। और इसके आर्किटेक्चर की हम बात करें तो अलग अलग लेयर इसके अंदर होते हैं, जिसमें नेटवर्क लेयर है, लिंक लेयर है। इस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें अलग अलग कंप्रेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, असेंबलिंग होता है, राउटिंग होता है, एड्रेसिंग होता है। यूज केसेस की हम बात करें तो अलग तरीके से इसका यूज होता है अलग अलग जगहों पे, स्मार्ट होम्स के अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, हेल्थ मॉनिटरिंग के अंदर, एग्रीकल्चर एंड इन्वेंटरी मॉनिटरिंग के अंदर, और स्मार्ट ग्रिड के अंदर। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कहाँ कहाँ ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन ये होता है, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, इंटरऑपरेबिलिटी। लिमिटेशन की हम बात करें तो लो डेटा रेट होता है, लिमिटेड रेंज होता है, लेटेंसी होता है। अब यहाँ पे अगला हेडिंग है आपका IEEE 802.15.4 ओवरव्यू की हम बात करें तो ये एक प्रकार का टेक्निकल स्टैंडर्ड होता है जो डिफाइन करता है फिजिकल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर को एक लो पावर और लो डेटा रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, और इसके की फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि लो पावर है, लो डेटा रेट है, इसका शॉर्ट रेंज होता है, सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सपोर्ट फॉर मल्टीपल टोपोलॉजीज यानी अलग अलग टोपोलॉजीज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और अलग अलग लेयर इसके अंदर होते हैं, मेंशन किए गए हैं। ओके, सारी चीजें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो स्मार्ट होम्स के अंदर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर, हेल्थ मॉनिटरिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, स्मार्ट ग्रिड के अंदर एडवांटेज दिया हुआ है, एनर्जी एफिशिएंसी है, और लो कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, रिलायबिलिटी है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है। उसके बाद इसके लिमिटेशंस दिए गए हैं, लिमिटेशन भी आप देख सकते हैं। उसका बाद आपका आता है जिगबी ओवरव्यू। तो जिगबी की हम बात करें तो ये भी एक प्रकार का लो पावर लो डेटा रेट वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जो वाइडली यूज किया जाता है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन के अंदर। ओके, और ये ऑपरेट करता है IEEE का जो वर्जन है उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में प्रोवाइड करने का ये काम करता है। तो इसके भी की फीचर्स दिए गए हैं, अलग अलग पॉइंट के की फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, 6 पॉइंट के अंदर इसको मेंशन किया गया है। और टोपोलॉजी इसके अंदर दिया हुआ है, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है। अगर हम डिवाइस टाइप की बात करें तो कोऑर्डिनेटर होता है, और इसकी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद आपका राउटर होता है, उसके बाद आपका इन डिवाइस होता है, उसके बाद आपका जिगबी प्रोटोकॉल वर्जन की हम बात करें तो अलग अलग वर्जन आया है, जैसे कि 2007 वाला वर्जन है, और जिगबी प्रो है, जिगबी 3.2 है। उसके बाद इसके यूज केसेस दिए गए हैं, सारे यूज केसेस आपको सिमिलर ही मिलेंगे हर पॉइंट ऑफ व्यू में। एडवांटेज आपका दिया हुआ है, एडवांटेज भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही मिलेगा, डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं। उसका अगला हेडिंग है आपका रैपिड, जिसे हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो इसका ओवरव्यू दिया हुआ है, इसके फीचर्स दिए गए हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन है, ऑटोमेटिक डेटा कैप्चर है, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन है, 2 मेन टाइप्स ऑफ टैग्स है, उसके बाद डेटा स्टोरेज है, नोट कनेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, मल्टीपल और टैग रेटिंग है, ड्यूरेबिलिटी एंड रबस्टनेस है, सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन है, रियल टाइम ट्रैकिंग है, डेटा इंटीग्रिटी है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो पैसिव रैपिड होता है, एक्टिव रैपिड होता है, सेमी पैसिव रैपिड होता है। एप्लीकेशन दिया गया है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एसेस ट्रैकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिटेल एंड एंटी थेफ्ट, एक्सेस कंट्रोल, और जो आपका कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होता है वो होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्लीट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, लाइब्रेरीज, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इफिशिएंसी इसका एडवांटेज है, नॉन कॉन्टैक्ट एंड नो लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड, रियल टाइम ट्रैकिंग, इंक्रीज डेटा एक्यूरेसी, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लॉजिस्टिक। उसके बाद लिमिटेशन की हम बात करें तो कॉस्ट है, इंटरफेरेंस है, प्राइवेसी कंसर्न है, सिक्योरिटी रिस्क है। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल इसका दिया हुआ है रैपिड का। तो वर्किंग प्रिंसिपल आप देख सकते हैं, अलग अलग फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू पे वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है, जैसे रैपिड टैग है, रैपिड है रीडर है, उसके बाद आपका रैपिड सिग्नल है, उसके बाद डेटा ट्रांसफर है, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग है। एप्लीकेशन की हम बात करें, सबसे पहला एप्लीकेशन आता है सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, दूसरा है रिटेल एंड एंटी थेफ्ट सिस्टम का, तीसरा है हेल्थ केयर एंड पेशेंट्स मॉनिटरिंग का, और इसके बाद चौथा आपका आता है एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी का, पांचवा आपका आता है लॉजिस्टिक एंड एसेस ट्रैकिंग का, छठा आपका आता है लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग का, 7 नंबर आपका आता है टूल कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, उसका एनिमल ट्रैकिंग है। अगला हेडिंग आपका है NFC, जिसे हम लोग नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं।
तो एनएफसी जो है एक प्रकार का शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टोपोलॉजी होता है जो अलाउ करता है डिवाइस को एक्सचेंज करने के लिए डेटा को एक काफी शॉर्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, टिपिकली 10 किलोमीटर 10 सेंटीमीटर जिसे हम लोग 4 इंच कहते हैं, और उससे भी कम इस रेंज में चीजों को एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। एंड ये बेसिकली एक्सटेंशन होता है रैपिड का। अब यहाँ पे इसके भी की फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि शॉर्ट रेंज है, लो पावर कंजम्पशन है, टू वे कम्युनिकेशन है, कंपेटेबिलिटी विद एग्जिस्टिंग डिवाइसेस है, सिक्योरिटी एंड रिलायबल है, इजी टू यूज है। अब किस तरीके से ये काम करता है जिसमें अलग अलग डिवाइसेस होते हैं एनएफसी के, डेटा ट्रांसफर होता है। उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन है दिया हुआ है जिससे मोबाइल पेमेंट के अंदर यूज होता है, इसका एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल के लिए, ट्रैकिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए, स्मार्ट पोर्टल्स एंड एडवर्टाइजिंग के लिए, इसके बाद हेल्थ केयर एंड मेडिकल एप्लीकेशन के लिए, प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन एंड एंटी काउंटरफिटिंग के अंदर, स्मार्ट होम्स एंड आईओटी के अंदर, इवेंट ट्रैकिंग एंड चेकिंग के अंदर, रिटेल के अंदर। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो कन्वीनियंस है, सिक्योरिटी है, कंपेटेबिलिटी है, लो पावर कंजम्पशन है एंड ईजी ऑफ यूज है। ओके, लिमिटेशन भी दिया हुआ है इसका। उसके बाद अगला हेडिंग आपका आता है ब्लूटूथ का, तो WSN का एंड उसके एप्लीकेशन की। तो ब्लूटूथ बेसिकली आपको पता ही है किस तरीके से काम करता है। तो ब्लूटूथ एक प्रकार का शॉर्ट रेंज वाले कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है जो अलाउ करता है डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए शॉर्ट डिस्टेंस को, टिपिकली अप टू डिस्टेंस 100 मीटर का होता है। ओके, और इसके फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि शॉर्ट रेंज है, लो पावर कंजम्पशन है, लो डेटा ट्रांसफर रेट है, इंटरफेरेंस है। उसके बाद इसका जो अलग अलग फंडामेंटल है, सारे फंडामेंटल दिए गए हैं। ब्लूटूथ यूज केसेस भी दिए गए हैं, कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं। वायरलेस सेंसर नोड की हम बात करें तो ये भी दिया हुआ है। WSNs क्या होते हैं, की फीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके दिए गए हैं, सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको लिखते चलिएगा क्योंकि लिखना बहुत जरूरी होता है। एप्लीकेशन ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद इन दोनों के बीच का कंपैरिजन दिया हुआ है किस तरीके से काम करता है। अगला है सेपरेट करके जो है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है जो मेडअप होता है स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोनोमस सेंसर्स के अकॉर्डिंग, जो मॉनिटर करता है फिजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन को, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, मोशन और केमिकल कंपोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग। की कंपोनेंट इसके दिए हुए हैं जिसमें आपका सेंसर है, नोड है, बेस स्टेशन है, पावर सप्लाई है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, स्केलेबिलिटी है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, एनर्जी एफिशिएंट है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, लो कॉस्ट है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर, स्मार्ट सिटीज के अंदर, मिलिट्री एंड डिफेंस के अंदर। ओके, उसके बाद स्मार्ट होम्स के अंदर इसका यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसका यूज होता है। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस में दिया हुआ एनर्जी कंजम्पशन का, डेटा ओवरलोड का, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, नेटवर्क स्केलेबिलिटी का एंड हार्डवेयर लिमिटेशन का। ओके, अब यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होता है। यूनिट नंबर 4 के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला आपका MQTT, जिसे हम लोग मैसेज ट्यूनिंग ट्रांसमेंट्री ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये एक प्रकार का लाइट वेट एंड पब्लिक सब्सक्राइब मीनिंग प्रोटोकॉल होता है जो डिजाइन होता है एफिशिएंट और लो बैंडविड्थ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस के लिए, और ये वाइडली यूज होता है सिनेरियोज के लिए जहाँ पे स्मॉल डिवाइसेस जो होते हैं एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उसको जरूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन हो गए, वायरलेस नेटवर्क्स हो गए और अदर रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला की फीचर्स आता है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। पब्लिशर क्या होते हैं, सब्सक्राइबर क्या होते हैं, ब्रोकर क्या होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं। दूसरा आपका आता है लाइट वेट एंड एफिशिएंट, इसके अंदर 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा आपका आता है QoS, जिसे हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस कहते हैं। तो अलग अलग पॉइंट इसके अंदर होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। तो 0, 1, 2 किस तरीके से काम करता है दिए गए हैं। 4 नंबर आपका आता है रिटर्न मैसेज, तो रिटर्न मैसेज के अकॉर्डिंग सारे फंडामेंटल्स दिए गए हैं। 5 नंबर आपका आता है लास्ट विल एंड टेस्टमेंट, उसके बाद सिक्योरिटी है। अब किस तरीके से MQTT वर्क करता है, सबसे पहले आपका प्रोसेस है कनेक्शन का, दूसरा है पब्लिश का, तीसरा सब्सक्रिप्शन का, चौथा आपका आता है मैसेज डिलीवरी का, पांचवा आपका आता है डिस्कनेक्शन। ओके, उसके बाद अगला है आपका MQTT मैसेज स्ट्रक्चर, यानी किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपका आता है मैसेज हेडर, उसके बाद उसका टॉपिक, उसके बाद उसका पेलोड। ओके, यूज केसेस की हम बात करें, सबसे पहले यूज इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर होता है, दूसरा यूज आपका आता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर, होम ऑटोमेशन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, ऑटोमोटिव्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, स्मार्ट सिटीज के अंदर। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज दिया हुआ है, चैलेंजेस दिए गए हैं। उसके बाद आपका आता है MQTT मेथड्स एंड कंपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ पे चीजें मेंशन की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेथड्स के बारे में बताया गया है, इसमें आपका कनेक्ट है, क्लाइंट टू ब्रोकर है, उसके बाद दूसरा आपका आता है पब्लिश जो कि क्लाइंट टू ब्रोकर होता है, तीसरा आपका आता है सब्सक्राइब, वो भी क्लाइंट टू ब्रोकर होता है। तो इसके अलग अलग पर्पस, डिटेल और रिस्पॉन्स दिए गए हैं। और उसके बाद आपका आता है अनसब्सक्राइब, तो आपका आता है पिंगर, जो आपका पिंगर EQ है वो है।
और देन उसके बाद एमक्यूटीटी कंपोनेंट है, कंपोनेंट कौन कौन से, जैसे क्लाइंट है, क्लाइंट का टाइप है, ब्रोकर का टाइप मिलेगा आपको, टॉपिक है, टॉपिक का डेफिनेशन है, सारी चीजें हैं। उसके बाद आपका मैसेज है जिसे पेलोड कहते हैं, उसके बाद आपका आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसे हम लोग QoS कहते हैं, और उसके बाद अगला हेडिंग जो है वो आपका एमक्यूटीटी कम्युनिकेशन। तो ये एक प्रकार का पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल होता है जहाँ पे जो डिवाइस और एप्लीकेशन होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक सेंट्रल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग जिसे हम लोग ब्रोकर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे की एलिमेंट्स है जो कि यूज होते हैं एमक्यूटीटी कम्युनिकेशन के अंदर, जिसमें सबसे पहला आपका आता है क्लाइंट, दूसरा आता है ब्रोकर, तीसरा आता है टॉपिक, चौथा आपका आता है मैसेज और पांचवा आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर हम इसके कम्युनिकेशन फ्लो की बात करें, सबसे पहले आपका आता है क्लाइंट कनेक्ट और टू द ब्रोकर, यानी जो क्लाइंट होते हैं वो ब्रोकर से कनेक्ट करते हैं। दूसरा आता है क्लाइंट पब्लिश मैसेज, क्लाइंट जो होते हैं वो पब्लिश करते हैं मैसेज को। तीसरा आता है ब्रोकर राउट्स द मैसेज, ओके। उसके बाद अगला आता है क्लाइंट सब्सक्राइब टू द टॉपिक्स, ओके। अब यहाँ पे हमारा जो अगला है वो है आपका ब्रोकर डिलीवर टू द मैसेज, यानी ब्रोकर जो होता है वो पब्लिश करेगा मैसेज को। और 6 नंबर आपका आता है डिस्कनेक्ट, यानी चीजों को डिस्कनेक्ट करेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन स्टेप्स है जो कि फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि सेंसर है टू द ब्रोकर, ऐप टू द ब्रोकर, ब्रोकर राउट्स मैसेज एंड ऐप रिसीव डेटा, ओके। अब यहाँ पे कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है जिसे हम लोग QoS कहते हैं, जो कि हमने अभी देखा 0 टाइप, 1 टाइप और 2 टाइप, ओके। एडवांटेज इसके दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम एमक्यूटीटी टॉपिक्स एंड एप्लीकेशन की बात करें तो एमक्यूटीटी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, टॉपिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, टॉपिक का टाइप्स दिया हुआ है, जैसे कि स्पेसिफिक टॉपिक्स है और वाइल्ड कार्ड टॉपिक्स है। उसके बाद आपका टॉपिक रिटेंशन है, एमक्यूटीटी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं, तो IoT के अंदर यूज होता है, स्मार्ट होम्स के अंदर यूज होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर इसका यूज होता है, हेल्थ केयर एंड मेडिकल के अंदर इसका यूज होता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है, स्मार्ट सिटीज के अंदर यूज होता है, एनर्जी एंड यूटिलिटी मैनेजमेंट के अंदर यूज होता है। उसके बाद अलग अलग फंडामेंटल्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला आपका आता है SMQTT, जिसे हम लोग सिक्योर MQTT कहते हैं। तो इसका भी पूरा फंडामेंटल दिया हुआ है, इसके की फीचर्स दिए गए हैं। जल्दी जल्दी से मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो चुका है और मैं नहीं चाहता चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हों और कम समय में आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड करा दी जाए, ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें मिल जाए। बेनिफिट्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम COAP की बात करें तो यहाँ पे उसका पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। की फीचर्स इसके दिए गए हैं, लाइट वेट है, रिसेप्टफुल आर्किटेक्चर है, UDP बेस्ड है। उसके बाद आपका है लो ओवरहेड, बिल्ट इन रिलायबिलिटी, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट सपोर्ट, रिसोर्स डिस्कवरी, सिक्योरिटी। अगर हम पॉप मैसेज के स्ट्रक्चर की बात करें तो हेडर होता है, पेलोड होता है, मैसेज टाइप होता है और यहाँ पे उसका समरी दिया हुआ है कि एट द लास्ट पॉइंट ये आपको याद होना चाहिए। और यूज केसेस तो सिमिलरली आपको मिलेंगे, सारी चीजों में चीजें सिमिलरली रहती हैं, तो ये यूज केसेस हो गया। अगर हम COAP को कंस्ट्रक्शन की बात करें, कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन की बात करें, तो यहाँ पे उसका दिया हुआ है कि ये डिफाइन करता है सेवरल मैसेज टाइप्स को, जो सपोर्ट करता है रिलेबल और एफिशिएंट कम्युनिकेशन को एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और ये जो मैसेज होता है वो टाइपिकली अलाउ करता है डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए एफिशिएंटली एक अनरिलेबल नेटवर्क के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक UDP, ओके। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं कोप मैसेज के, जैसे कि कंफर्मेबल होता है जिसका पर्पस बिहेवियर और यूज केसेस दिए गए हैं। दूसरा आपका आता है नॉन कंफर्मेबल, इसका पर्पस बिहेवियर दिया हुआ है, यूज केसेस दिए गए हैं। तीसरा आपका आता है एक्नॉलेजमेंट। चौथा आपका आता है रिसेट, ओके। इसके बाद यहाँ पे आता है हाउ दिस मैसेज टाइप्स वर्क टुगेदर, यानी किस तरीके से ये मैसेज टाइप जो होता है वो काम करता है। सबसे पहले आपका आता है कंफर्मेबल मैसेज फ्लो, दूसरा आता है नॉन कंफर्मेबल मैसेज फ्लो, तीसरा आता है एक्नॉलेजमेंट मैसेज फ्लो और चौथा आपका आता है रिसेट मैसेज फ्लो, ओके। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। अगला हेडिंग आता है आपका कोप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। तो ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का फंडामेंटल कम्युनिकेशन पैटर्न होता है जो कि कोप के अंदर यूज होता है, जो डिजाइन होता है स्पेसिफिकली किसके लिए, कॉन्स्टेंट के लिए, डिवाइस इन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, IoT एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इसका की कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है क्लाइंट सर्वर मॉडल, दूसरा है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन, तीसरा है रिसीव मेथड, चौथा आपका मैसेज टाइप, पांचवा आपका आता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे आता है कोप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल फ्लो, जिसमें सबसे पहला आपका आता है रिक्वेस्ट इनिशिएशन, दूसरा आता है सर्वर प्रोसेसिंग, तीसरा आता है रिस्पॉन्स, चौथा आपका आता है कंफर्मेशन और उसके बाद आपका आता है कोप मैसेज फ्लो एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि क्लाइंट रिक्वेस्ट है, सर्वर रिस्पॉन्स है, एरर हैंडलिंग है। उसके बाद कोप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्टेटस कोड है, यानी अलग अलग कोड है, जैसे इस कोड का मतलब होता है सक्सेसफुल, इस कोड का मतलब होता है क्लाइंट एरर, इस कोड का मतलब होता है सर्वर एरर, ओके। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, की कंसेप्ट दिए गए हैं। और अगला हेडिंग आपका आता है XMPP, जिसे हम लोग एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये एक प्रकार का ओपन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है फॉर द इंस्टेंट ऑफ मैसेजिंग, प्रेजेंस इन्फॉर्मेशन एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इसके की फीचर्स दिए गए हैं कि ये एक्सटेंडेबल होता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा की फीचर्स है कि डिसेंट्रलाइज्ड होता है, प्रेजेंस इन्फॉर्मेशन होता है, रियल टाइम मैसेजिंग होता है एंड पॉप सब यानी पब्लिश सब्सक्राइब मेथड इसके अंदर यूज होता है।
सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इसके अंदर होता है, ओपन स्टैंडर्ड होता है। अगला आपका आता है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में सबसे पहले आपका XMPP क्लाइंट, दूसरा है XMPP सर्वर, तीसरा आपका जेबेर, और चौथा आपका आता है स्टेंजर्स, और सेकंड आपका आता है प्रेजेंस स्टेंजर्स। ओके, और उसके बाद IPO स्टेंजर्स हैं, और इसके कुछ अलग अलग फंडामेंटल्स और भी दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, की कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद अगला हेडिंग आपका आता है AMQP, जिसे हम लोग एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो AMQP क्या होता है, एक प्रकार का ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, इसके लिए मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर के लिए जो इनेबल करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस और सिस्टम्स एक रिलायबल और सिक्योर और फ्लेक्सिबल मैनर्स के अकॉर्डिंग। और ये डिजाइन करता है एक मैसेज क्यूइंग के फिजिकल सब्सक्राइब और राउटिंग मैसेज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हम की फीचर्स की बात करें, सबसे पहले की फीचर्स आता है इंटरऑपरेटेबिलिटी, दूसरा आता है रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, तीसरा आता है क्यू बेस्ड मैसेजिंग, चौथा आपका आता है फ्लेक्सिबल राउटिंग, पांचवा आता है सिक्योरिटी, छठा आता है ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट, सातवां आता है आपका मैसेज एक्नॉलेजमेंट, आठवां आता है पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल, मैसेज प्रायोरिटाइजेशन, फ्लो कंट्रोल। अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें, सबसे पहला कंपोनेंट आपका आता है प्रोड्यूसर, दूसरा आता है कंज्यूमर, तीसरा आता है क्यू, चौथा आपका आता है एक्सचेंज, पांचवा आता है बाइंडिंग, छठा आता है राउटिंग टाइप, और सातवां आता है आपका MQP ब्रोकर, आठवां आता है आपका वर्चुअल होस्ट, और नौवां आपका आता है कंज्यूमर एक्नॉलेजमेंट, और लास्ट आपका आता है ट्रांजेक्शन। ओके, अब यहाँ पे मैसेज फ्लो है, किस तरीके से मैसेज फ्लो काम करता है, और भी चीजें हैं जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका AMQP फ्रेम टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के फ्रेम्स होते हैं। तो अलग अलग फ्रेम्स होते हैं। सबसे पहले मेथड फ्रेम है, और इसके सारे फ्रेम्स के फ्रेगमेंटेशन दिए गए हैं। दूसरा आपका आता है कंटेंट हेडर, तो भी सारा फ्रेम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तीसरा आता है बॉडी फ्रेम, चौथा आपका आता है हार्टबीट फ्रेम, और इसके बाद पांचवा आपका आता है हेडर फ्रेम। ओके, छठा आपका आता है क्लोज फ्रेम, अलग अलग सारी चीजें दी गई हैं। और सातवां आता है एरर फ्रेम। उसके बाद अगला आपका आता है AMQP फ्रेम स्ट्रक्चर ओवरव्यू, यानी इसके ओवरव्यू क्या है। तो इसमें फ्रेम हेडर होता है, फ्रेम टाइप होता है, फ्रेम पैलोड होता है, और चेकसम होता है। अगर इसके फ्रेम फ्लो की बात करें तो सारे फ्रेम के फ्रेम दिए गए हैं और सारी चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे यूनिट नंबर 5 स्टार्ट होता है। यूनिट नंबर 5 के अंदर इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है IoT प्लेटफॉर्म, यानी कौन कौन से IoT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो इसकी फीचर्स दिए गए हैं, सारे की फीचर्स आपके सामने मेंशन की गई हैं। IoT टाइप्स ऑफ IoT प्लेटफॉर्म्स, यानी कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, जैसे कि कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है, डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन एंड एम्बेडेड प्लेटफॉर्म है, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद कुछ पॉपुलर IoT प्लेटफॉर्म है और उसके फीचर्स है, जैसे कि AWS है, यानी अमेजन वेब सर्विस है, गूगल क्लाउड है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एजर है, IBM है, और थिंकवर्क्स है, और भी चीजें हैं जैसे कि पोस्ट IoT सूट है। अब यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म यूज केसेस है, कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं, तो सारे यूजेस सिमिलरली मिलेंगे। अगला हेडिंग आपका ऑर्डिनियो का। तो ऑर्डिनियो भी एक प्रकार का ओपन सोर्स एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म्स होता है, जो बेस्ड होता है एक सिंपल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिजाइन करने के लिए बिल्डिंग एंड डिजिटल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग जो इंटरेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट के जो क्या करता है, सेंस करता है, कंट्रोल करता है फिजिकल वर्ल्ड को। और भी कुछ पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। की फीचर्स की हम बात करें तो ये ओपन सोर्स होता है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होता है, इजी टू यूज होता है, और हार्डवेयर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वाइड रेंज ऑफ कंपेटेबल सील्ड एंड मॉड्यूल्स होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, और एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो आर्डिनो यूनो है, आर्डिनो मेगा है, आर्डिनो नैनो है, उसके बाद आर्डिनो लियोनार्डो है, उसके बाद आर्डिनो ड्यू है, उसके बाद आपका आर्डिनो प्रो है, और प्रो मिनी है, और भी चीजें हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि आपको देखना जरूरी है। अब यहाँ पे और भी कुछ चीजें दी गई हैं, एप्लीकेशन दिया गया है, कहाँ कहाँ इसके यूजेस होते हैं। अगला आपका आता है रिस्पबेरी पीआई बोर्ड। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप लोग जल्दी से कंप्लीट करिएगा। सारी चीजों का स्क्रीनशॉट है इसके लिए। जल्दी जल्दी से मैं चीजों को कवर अप कर रहा हूँ, ताकि कम से कम समय में आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड करा दी जाए, ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अदर IoT प्लेटफॉर्म यानी कौन कौन से अनदर IoT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो ये कुछ अलग अलग टाइप के IoT प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि आपके सामने दिए गए हैं। मैं जल्दी जल्दी इसका सोल्व डाउन कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके देख के आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ ना हो। अगला आपका आता है डेटा एनालिटिक्स फॉर IoT। IoT के लिए डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, तो यानी किस तरीके से डेटा कलेक्ट होता है, प्रोसेस होता है, रियल टाइम एनालिटिक्स होता है, बैच एनालिटिक्स होता है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होता है, डेटा विजुअलाइजेशन होता है। बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। उसके बाद क्लाउड फॉर IoT है, IoT के लिए क्लाउड किस तरीके से काम करता है, बेनिफिट क्या है उसकी, की कंपोनेंट क्या है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ओके, उसके बाद अगला आपका है क्लाउड स्टोरेज मॉडल्स। क्लाउड स्टोरेज मॉडल्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से इसके अंदर की फीचर्स आते हैं, सारे की फीचर्स मेंशन किए गए हैं, सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, उसके बाद ये सारी चीजें हैं, जल्दी जल्दी से मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगला आपका आता है अटैक इन IoT सिस्टम, यानी IoT सिस्टम के अंदर कौन कौन से अटैक्स होते हैं। तो अलग अलग अटैक्स होता है, जिससे डॉस और DDoS अटैक होता है, उसके सारे फंडामेंटल दिए गए हैं। उसके बाद आपका आता है MITM अटैक होता है। उसके बाद आपका आता है एवरस्ट्रॉपिंग। उसके बाद आपका आता है डिवाइस हाईजैकिंग,
फिजिकल टैंपरिंग आता है, उसके बाद आपका आता है अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्रिविलेज, जो आपका एस्केलेशन होता है, उसके बाद फ्रीमवेयर एंड सॉफ्टवेयर अटैक होता है, उसके बाद स्पूफिंग एंड इम्पर्सोनेशन होता है, साइड चैनल अटैक होता है, उसके बाद आपका आता है मेलवेयर एंड रेज़्यूमेयर अटैक होता है, डेटा इंटीग्रिटी अटैक होता है, सपोर्ट चैन अटैक होता है और भी चीज़ें हैं। अगला आपका टॉपिक आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस इन आईओटी, यानी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस किस तरीके से होता है आईओटी के अंदर। कुछ स्टेप्स दिए गए हैं इसके, जैसे एसएस आइडेंटिफिकेशन है, थ्रेड आइडेंटिफिकेशन है, वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन है, रिस्क असेसमेंट है, मिटिगेशन है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन वल्नरेबिलिटीज दिए गए हैं जो कि आईओटी सिस्टम के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि वीक ऑथेंटिकेशन एंड नोटराइजेशन है, और लैक ऑफ इंक्रिप्शन है, इनसिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, उसके बाद इनसफिशिएंट डिवाइस एंड फर्मवेयर अपडेट है, इनसिक्योर एपीआईज है, लैक ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी है, और भी चीजें हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं, मेंशन की गई हैं। ओके, उसके बाद अगला आपका है आईओटी केस स्टडी, जिसमें कि आपका स्मार्ट होम है, स्मार्ट फार्मिंग है, और इसके सारी चीजें दी गई हैं। स्मार्ट होम्स केस स्टडीज के अकॉर्डिंग सारी चीजें फंडामेंटल मेंशन की गई हैं। जल्दी जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं, और इसी के साथ आज हमारा वीडियो सीरीज जो है वो वन शॉट वीडियो सीरीज आईओटी का कंप्लीट हुआ। आप लोग अच्छी तरीके से इसको रिस्पॉन्स दिखाइए ताकि मैं अगले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियो को पब्लिश कर सकूं, और चीजों को देखिए और लगे कि आपको नोट्स एक्सेस करना चाहिए तो आज के आज अभी कभी आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।